नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बीजेपी में अब ऐसे नेता हैं जिनकी विरोधी भी तारीफ करते हैं। गडकरी अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भाजपा की जनसभा को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि एक शायर बहुत बड़ी शायरी कहते थे, ये मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ। वो कहते थे, इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़े को नहीं है घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश। समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है। अब नितिन गडकरी का ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बता दें, बीते कुछ दिनों से नितिन गडकरी और पीएम मोदी के बीच मनमुटाव की खबरें आती रही हैं। एक वीडियो में तो लाइन में खड़े हुए सब नेता पीएम मोदी को हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे होते हैं, अभिवादन कर रहे होते हैं, लेकिन गडकरी हाथ पीछे रखे होते हैं और पीएम मोदी के आते ही नजर हटा लेते हैं। यानी हाथ जोड़ना तो दूर, अभिवादन तक नहीं करते हैं। नितिन गडकरी के गधे खा रहे च्यवनप्राश पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस खबर को रीट्वीट करते हुए कहा है, सर जी इतना भी डायरेक्ट नहीं होना था, जय हिंद। बता दें, इससे पहले कांग्रेस ने भी गडकरी और पीएम मोदी के मनमुटाव पर एक वीडियो साझा किया था जिसमें कहा था कि गडकरी को बीजेपी नेता अपना नेता मान रहे हैं, इसलिए पीएम मोदी और गडकरी में आर पार की लड़ाई हो सकती है। वहीं लोग और कांग्रेस नेता पीएम मोदी का पुराना वीडियो निकाल कर भी शेयर कर रहे हैं जिसमें पीएम मोदी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं गधे से प्रेरणा लेता हूं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत में जाते ही एक बार फिर से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को सीएम उम्मीदवार बनाने की मांग तेज हो गई। दरअसल गडकरी ने वसुंधरा राजे के कामों की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि फिर से एक बार पुराने भाजपा के शासन को याद कीजिए। आज मैं मंदिर में गया था, मंदिर के पुजारी और वहाँ के भक्त मुझे कह रहे थे, ये मंदिर किसने बनाया? मैंने कहा, किसने बनाया? वो बोले, वसुंधरा ने बनवाया। अरे वसुंधरा ने तो अभी 100 करोड़ का बनवाया है, एक बार चुनकर दो, 500 करोड़ का काम होगा, पूरा मंदिर परिसर बदल जाएगा। ये फर्क होता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस बार पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है और वसुंधरा और उनके समर्थक उनको सीएम उम्मीदवार बनाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले वसुंधरा कांग्रेस नेता गौरव गोगोई से भी बात करती हुई दिखाई दी थी, जिसके बाद कहा जाने लगा था कि वसुंधरा और कांग्रेस के बीच खिचड़ी पक रही है। देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के भाजपा के एक देश एक चुनाव पर तेज राजनीतिक बहस जारी है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक सवाल का जवाब दिया कि क्या चुनाव आयोग इस तरह के चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने बुधवार को कहा कि पैनल कानूनी प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार है। मुख्य चुनाव आयुक्त मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भोपाल में संवाददाताओं को जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा, हमारा काम समय से पहले चुनाव कराना है। वो समय संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि आरपी एक्ट के प्रावधानों के तहत सरकार के 5 साल के कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले चुनावों की घोषणा की जा सकती है और राज्य विधानसभाओं के लिए भी ऐसी ही स्थिति है। एक देश एक चुनाव को लेकर बनाई गई समिति की पहली बैठक बुधवार को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति और समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने की। उनके आवास पर ही ये बैठक हुई। इसमें सदस्य के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और विशेष सदस्य के तौर पर कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भी शामिल हुए। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस बैठक में विपक्षी नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल नहीं हुए। समिति ने एक ही समय में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों को कराने को लेकर विचार विमर्श किया। समिति ने एक समय में ही इन चुनावों को कराने के लिए विभिन्न पहलुओं पर बातें की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को राजस्थान के भीलवाड़ा में एक जनसभा के दौरान बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वो लोग इंडिया गठबंधन की वजह से परेशान हो रहे हैं। हम पहले ही भारत जोड़ो कह रहे हैं, लेकिन आप कुछ नया ला रहे हैं। हम भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भारत जोड़ने का संदेश दे रहे हैं। हम जब भी कुछ कहते हैं तो वो या तो उसका अपमान करते हैं या लोगों को भ्रमित करते हैं। बता दें, देश के 2 दर्जन से अधिक विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं। मुंबई में हुई तीसरी बैठक के दौरान समितियों के गठन से लेकर सीट बंटवारे के लिए प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। आने वाले दिनों में सीट बंटवारे को लेकर स्थिति साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है।
इंडिया और भारत के बीच चल रहे विवाद के बाद अब विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने संकेत दिए हैं कि इंडिया गठबंधन नाम बदलकर भारत कर सकता है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हम निश्चित रूप से खुद के अलायंस के लिए बेटरमेंट, हार्मनी एंड रिस्पॉन्सिबल एडवांसमेंट फॉर टुमारो यानी भारत कह सकते हैं। तब शायद सत्ताधारी दल नाम बदलने का ये घिनौना खेल बंद कर दे। उनके ट्वीट पर मनोज झा ने रीट्वीट कर कहा है, जिंदाबाद, जोड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बुधवार को ये कहते हुए भाजपा से इस्तीफा दे दिया कि वो वर्तमान परिस्थितियों में पार्टी के साथ काम नहीं कर सकते और ध्रुवीकरण, वोट बैंक की राजनीति और विभाजनकारी राजनीति ने पार्टी की संभावनाओं को बर्बाद कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बोस ने कहा कि वो किसी भी अन्य पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उनकी और पार्टी की विचारधारा मेल खाती हो। उन्होंने कहा, हमने पार्टी को कई प्रस्ताव दिए कि हमें कैसे काम करना चाहिए, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया। बंगाल में पार्टी गलत रास्ते पर चल रही है। मोदी सरकार ने क्या आरबीआई से अतिरिक्त रुपए उगाहने के लिए दबाव डाला था? क्या इन वजहों से सरकार और आरबीआई में टकराव हुआ था? जानिए पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने क्या दावा किया है। दिसंबर 2018 में आरबीआई गवर्नर पद से पहले उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया था और फिर उसके कुछ महीने बाद जून 2019 में डेप्यूटी गवर्नर रहे विरल आचार्य ने भी इस्तीफा देकर धमाका कर दिया था। उसी विरल आचार्य ने अब एक और धमाका किया है। उन्होंने दावा किया है कि मोदी सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव पूर्व खर्च के लिए 2018 में 2-3 लाख करोड़ रुपए देने के लिए कहा था। इन वजहों से सरकार और आरबीआई में टकराव की स्थिति बनी थी। विरल आचार्य के इन दावों को मिंट ने रिपोर्ट किया है। 2017 से 2019 तक आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले विरल आचार्य ने दावा किया कि रुपए देने से इनकार करने पर केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच टकराव शुरू हो गया। उन्होंने अपनी पुस्तक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया की नई प्रस्तावना में दावा किया है। सबसे पहली बार ये किताब 2020 में छपी थी, जब आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल और बाद में डेप्यूटी गवर्नर रहे विरल आचार्य ने इस्तीफा दिया था। तब भी आरबीआई और सरकार के बीच टकराव और रुपए ट्रांसफर की खबरें आई थी। आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल सिर्फ 3 साल का होता है और उर्जित पटेल ने कार्यकाल पूरा होने के 9 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। विरल आचार्य ने भी तय समय से 6 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था। 2016 में रघुराम राजन ने बड़े अनमने भाव से गवर्नर का पद छोड़ा था। उनके बाद उर्जित पटेल को केंद्रीय बैंक का गवर्नर बनाया गया था। उर्जित पटेल को सरकार का सबसे चहेता गवर्नर कहा जाता था। ये बातें नोटबंदी के दौरान आरबीआई और उर्जित पटेल के कामकाज को देखकर काफ़ी हद तक सही भी साबित होने लगी थी। नोटबंदी जैसे फैसले पर आलोचना झेलने के बाद भी पद पर बने रहने वाले उर्जित पटेल ने जब 2018 में इस्तीफा दे दिया तो गंभीर सवाल पूछे जाने लगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रिपोर्ट के अनुसार विरल आचार्य ने प्रस्तावना में कहा है, नौकरशाही और सरकार में खुरापाती लोगों ने पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान आरबीआई द्वारा जमा की गई बड़ी रकम को वर्तमान सरकार के खाते में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करने की योजना तैयार की थी। आचार्य ने दावा किया कि नोटबंदी के साल के दौरान नए बैंक नोटों की छपाई के खर्च ने केंद्र को किए गए हस्तांतरण को कम कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके परिणाम स्वरूप 2019 के चुनावों से पहले सरकार की धन की मांग तेज हो गई। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व डिप्टी गवर्नर ने कहा कि चुनावी वर्ष में लोक लुभावन खर्चों में कटौती क्यों, जब केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर छापा मारा जा सकता है और बढ़ते राजकोषीय घाटे को अनिवार्य रूप से पैसा बनाया जा सकता है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद के विशेष सत्र का एजेंडा पूछा है। सोनिया गांधी ने इस पर भी सवाल उठाया कि बिना किसी चर्चा के विशेष सत्र का ऐलान क्यों किया गया। उनकी अध्यक्षता में मंगलवार को कांग्रेस की बैठक हुई और फिर इंडिया गठबंधन के दलों के सांसदों के साथ मीटिंग हुई। सत्र में विपक्ष किन मुद्दों को उठाने जा रहा है, इसे लेकर बैठक में चर्चा हुई। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि बैठक में कांग्रेस संसदीय दल का रणनीति समूह शामिल हुआ था। इसके बाद इंडिया गठबंधन के दलों के सांसदों की बैठक हुई। उन्होंने बताया कि बैठक में तय हुआ कि विपक्ष सदन का बहिष्कार नहीं करेगा बल्कि लोगों के मुद्दों को उठाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि संसद के विशेष सत्र की कार्यसूची जारी नहीं की गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर को लेकर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करने वाले
3 पत्रकारों को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 11 सितंबर तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की याचिका पर आज इस मामले की सुनवाई की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार से भी जवाब देने को कहा। ईजीआई ने मणिपुर के जातीय संघर्ष में स्थानीय पत्रकारों की कथित भेदभाव वाली रिपोर्टों के सच का पता लगाने के लिए टीम को भेजा था। इसके बाद 3 पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसे लेकर ईजीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। इंडिया और भारत को लेकर चल रहे विवाद के बीच कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान आयोजित किए जाने वाले संसद के विशेष सत्र में इस प्रस्ताव से जुड़े बिल को पेश कर सकती है। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अटकलों को खारिज किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि सदन का विशेष सत्र इंडिया से भारत नाम करने के लिए बुलाया गया है। अनुराग ठाकुर ने इसको अफवाह बताते हुए द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, मुझे लगता है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं जो हो रही हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो कोई भी भारत शब्द पर आपत्ति जताता है वो स्पष्ट रूप से उसकी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार में मंत्री हूं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। G20 पर भारत और इंडिया दोनों लिखा होगा तो फिर भारत नाम पर आपत्ति क्यों? भारत से किसी को आपत्ति क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मणिपुर सरकार से अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा और मणिपुर सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जातीय हिंसा प्रभावित राज्य में सभी स्रोतों से बने हथियारों की बरामदगी पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेपी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मणिपुर के मुख्य सचिव के उस हलफनामे का भी संज्ञान लिया जिसमें कहा गया था कि आर्थिक नाकेबंदी का सामना कर रहे लोगों के लिए भोजन और दवाओं जैसी बुनियादी वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। पीठ ने कहा कि मुख्य सचिव ने 9 शिविरों में राशन वितरित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। यदि विशिष्ट उदाहरणों के संबंध में कोई और शिकायत मौजूद है तो इसे जिला प्रशासन के ध्यान में लाना चाहिए। ऐसी किसी भी शिकायत का शीघ्रता से निपटान किया जाना चाहिए। हथियारों की बरामदगी के मुद्दे पर पीठ ने कहा, सरकार द्वारा इस न्यायालय को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। रिपोर्ट केवल इस अदालत को उपलब्ध कराई जाएगी। पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार देर रात लगभग 1 सप्ताह के यूरोप दौरे पर रवाना हो गए। इस दौरान वो यूरोपीय संघ यानी EU के वकीलों, छात्रों और भारतीय प्रवासियों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों ने बताया कि राहुल 7 सितंबर को ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के वकीलों के एक समूह से मिलेंगे और हेग में भी इसी तरह की बैठक करेंगे। वो 8 सितंबर को पेरिस की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करेंगे। उनका 9 सितंबर को पेरिस में फ्रांस की लेबर यूनियन की बैठक में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद वो नॉर्वे का दौरा करेंगे, जहां वो 10 सितंबर को ओस्लो में एक प्रवासी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन समाप्त होने के एक दिन बाद 11 सितंबर तक राहुल गांधी के दिल्ली लौटने की संभावना है। भारत में G20 सम्मेलन 9 से 10 सितंबर तक है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।